Hello guys, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I am going to explain the demand concept and analysis. ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो मैंने उठाया है इस वीडियो के लिए. So let's start with the introduction. So what is demand? Demand refers the quantity of goods that consumer wants to buy to satisfy the needs or wants. He should be able to buy a goods and services with money during a period of time. So demand क्या होती है? जब आप कंज्यूमर या कस्टमर किसी गुड्स को खरीदना चाहता है, उसकी डिज़ायर होती है, उस वॉन्ट्स होती है, नीड्स होती है और उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो मार्केट में जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. और आपकी जब डिज़ायर मतलब जो आप इच्छा कर रहे हैं खरीदने के लिए और आप उसको खरीदने के लिए एबल भी होते, लाइक यू हैव दी दैट मच मनी दैट यू कैन बाई दैट प्रोडक्ट, सो देन वी कैन से दैट इज़ योर डिमांड. So at the time of demand, we consider three things such as the price of the goods which a consumer want to buy, second quantity of the goods, and third period of time when he or her wants are satisfied. So demand की बात करते हैं तो तीन चीज़ को हम कंसिडर करते हैं. पहला होता है कि जो गुड्स को खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस क्या है, लाइक कितना पैसा चाहिए आपको उसको खरीदने के लिए ताकि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. दूसरी, कितनी क्वांटिटी आप गुड्स की खरीदना चाहते हैं. थर्ड थिंग इज़ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपकी डिज़ायर आपकी डिमांड अराइज होती है और आप उसको सेटिस्फाई करते हैं. तो वो पीरियड ऑफ टाइम किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आपकी डिमांड अराइज होती है. तो उसी टाइम में आपको उस डिमांड को या डिज़ायर को सेटिस्फाई करना है. तो तीन चीज़ होती है, प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी एंड द पीरियड ऑफ टाइम. So, according to Ferguson, what is demand? He refers the demand is to the quantity of a commodity that a consumers are able and willing to buy at each possible price during a given period of time and other things being equal. So, demand क्या होती है? Ferguson ने बताया है कि डिमांड होती है जब हम किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूमर जो है खरीदना चाहता है, विलिंग टू बाई होता है और एबल भी होता है कि वो उतना प्राइस वो पे कर सके और ड्यूरिंग अ गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मीन्स कि अगर हम सिर्फ प्राइस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो हम जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर अपन खरीदता है और वो एबल होता है उसे पे करने के लिए, दैट इज डिमांड. सो आपको होप समझ में आया हो डिमांड क्या होती है. अगर एग्जांपल से समझना है तो लेट्स कि आप एक कंज्यूमर है, उसकी डिज़ायर है कि लाइक मिडिल क्लास है एक कंज्यूमर, ठीक है, उसकी डिमांड है कि वो एसी लगाएं. डिज़ायर है कि शायद उसे घर में एसी होता तो अच्छा होता, गर्मियों का मौसम है, लेकिन उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. सो व्हाट ही डू, लाइक उसकी वो डिज़ायर है, वो डिमांड नहीं है. लेकिन अगर वो इतना पैसा फाइनेंशियली अगर अच्छा होता है और उसे उसका प्राइस पे करने के लिए, लाइक एसी को ख़रीदने के लिए वो अगर एबल होता है, देन हम कह सकते हैं कि वो अब डिज़ायर नहीं है, अब क्या हो गई डिमांड, कि अब वो ख़रीदना चाहता है और वो खरीदेगा ही ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके फाइन. सो अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. तो दैट फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर डिमांड, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. फर्स्ट है ऑब्वियसली प्राइस. एक कंज्यूमर जो है, आप ही एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ हैं, किस किस वजह से आपकी जो डिमांड है, लाइक कितनी क्वांटिटी आप खरीदने जा रहे थे, लेकिन किस किस वजह से आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्या पता आपने वो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. तो पहला है ऑब्वियसली हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते तो उसका सबसे पहले कंज्यूमर क्या देखता है, उसका प्राइस. सो फर्स्ट फैक्टर है प्राइस. प्राइस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और कमोडिटी. इफ अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लो देन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज हाई एंड वाइस वर्सा. सो देखो, अब आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंज्यूमर अगर मार्केट में जाता है तो ऑब्वियसली वो जिस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है उसका पहले प्राइस रहेगा. अगर प्राइस उतना है जितना वो पे कर सकता है तो वो उसे खरीद लेगा, अदरवाइज वो उसे नहीं खरीदेगा, उसको सब्सिट्यूट ढूंढेगा. ठीक है, ये प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, ये तो मैं दूसरा प्रोडक्ट देख लेता हूँ. अदरवाइज क्या होता है, अगर प्राइस की बात करते हैं, अगर प्राइस कम होता है तो क्या होगा, हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो हमारी डिमांड लो हो जाएगी. सो प्राइस एक फैक्टर है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर सकता है. सेकंड है इनकम ऑफ बायर्स. ऑब्वियसली अगर जो बायर है, कंज्यूमर है, जो खरीदने जा रहा है मार्केट में, उसकी इनकम भी इफेक्ट करती है. अगर उसकी इनकम अच्छी है, लाइक हाई इनकम है, ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तो क्वांटिटी खरीदेगा. और जब उसकी इनकम कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी.
सो थर्ड फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज. सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है, इन दिस वी इंक्लूड दैट रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड क्या होता है, जिसमें हमारे दो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दीज आर दैट काइंड ऑफ गुड्स विच आर यूजफुल और सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ कंज्यूमर व्हेन दे आर यूज टुगेदर. कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आप एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं, तभी वो किसी भी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है. एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल एंड कार आपने खरीदी और पेट्रोल ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली कार नहीं चला सकते. बाइक ली है उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा. तो ये दोनों चीज़ हैं जो अगर एक साथ ही किसी डिमांड की या किसी की सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई कर पाता है, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर एक नहीं है तो दूसरा भी लाइक यूज़फुल नहीं होता है. और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे कार की डिमांड मार्केट में जो है डिक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन दी लाइक प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज डिक्रीजेज देन आवर डिमांड टू बाय दैट कार इज विल हाई. सो और सब्सिट्यूट गुड्स, दूसरा रिलेटेड गुड्स क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स. सब्सिट्यूट गुड्स आर दैट गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर और वी कैन से सिमिलर प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर कैन यूज. तो सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी जो सिमिलर होते हैं, लाइक सिमिलर इन द सेंस कि वो सेम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. और अगर एक प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में तो हम उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. दैट इज़ नोन एज सब्सिट्यूट गुड्स. मान लो कि एग्जांपल है कोक एंड पेप्सी, दोनों ही लाइक एक ड्रिंकिंग वो है हमारा प्रोडक्ट. अगर कोक खरीदने जाते हैं, अगर वो मार्केट में नहीं है तो ऑब्वियसली हम पेप्सी खरीद लेते हैं. मिरिंडा खरीदने गए हो, अगर वो नहीं है तो आप दूसरा लाइक ड्रिंकिंग खरीद लोगे. कॉफ़ी एंड टी का एग्जांपल हो गया. अगर आप टी है पीना चाहते हो और अगर रेस्टोरेंट में टी नहीं मिलती तो ऑब्वियसली आप कॉफ़ी प्रेफर करोगे. तो ये होते सब्स्टिट्यूट गुड्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर नेक्स्ट है पॉइंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन. ये फैक्टर्स हमारा अफेक्ट करता है डिमांड को. कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो करंट में क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को अभी ही डिमांड उसकी बढ़ जाएगी और ज़्यादा प्रोडक्ट और क्वांटिटी खरीद लेगा उस पर्टिकुलर. लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ होने वाला है, देन करंट में उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी. वो वेट करेगा जब उसका प्राइस घट जाएगा तब वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा. तो एक्सपेक्टेशन भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है कि वो बढ़ेगी कि घटेगी, इस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है. दूसरा, नंबर ऑफ बायर्स. अब किसी भी मार्केट में अगर बायर्स की संख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी. और अगर जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स इज लेस देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो बी लेस. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर वेयर अदर फैक्टर्स आर टू बी कांस्टेंट. सो इन दिस वे law of demand says that consumer buy more commodity of that good which is in low in price as compared than higher price. So law of demand कहता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है. मीन्स अगर प्राइस हमारा हाई होगा तो डिमांड हमारी लो होगी, और अगर हमारा प्राइस लो है तो डिमांड हाई होगी. सो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है. एंड डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें अगर हमें टेबल के थ्रू हमें प्राइस एंड क्वांटिटी का एक कंपैरिजन दिखाया गया है तो हम उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं. व्हेन वी शो दी लाइक table in the form of table, we show the price and quantity relationship. So you can see in this table that when the price of a commodity is 50 rupees, then we buy the quantity of 200, and when the price goes up and then at 100 rupees our quantity will decrease and it will be 150. तो जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता जा रहा है हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटती जा रही है. सो लॉ ऑफ डिमांड शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है और रिलेटेड टू ईच अदर.
सो अब नेक्स्ट हमारा है एनालिसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एनालिसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मीन्स है कि अब लॉ ऑफ डिमांड को एनालाइज करने से एक बिजनेस को, एक कंपनी को या मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों किसी भी डिमांड को एनालाइज करती है। सो डिमांड एनालिसिस मीन्स क्या होता है। सो डिमांड एनालिसिस रेफर्स एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट विच हेल्प बिजनेस इन डिटरमाइनिंग वेदर दे कैन गेट द सक्सेस इन द न्यू मार्केट or can earn the profit. So as we know that the consumer or customer is the king of the market, and every organization is dependent on the customers who consumes their goods to satisfy their needs, and through which any organization earn the revenue or reach to the goal. So demand analysis refers that we analyze the demand of a particular commodity. हम analyze करते हैं किसी भी commodity की, product की, कि क्या demand है market में, और ये एक बिज़नेस को हेल्प करता है जिसकी वजह से वो किसी बिज़नेस की सक्सेस डिसाइड होती है। अगर हमें पता है कस्टमर जो है मार्केट का किंग होता है, क्योंकि अगर वो सामान नहीं खरीदेगा तो जो कस्टमर या मींस कंपनी है, बिज़नेस है या मैनेजमेंट जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहती है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा सेटअप किया है, और कस्टमर ही नहीं होंगे तो उनकी बिजनेस को सक्सेस नहीं मिलेगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कस्टमर्स. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर कस्टमर विल बी हैप्पी. As we know that customer is the king of the market. So customer king होता है तो डिमांड एनालिसिस को हमें इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कस्टमर ये मीन्स कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एक बिजनेस को सक्सेस नहीं मिलेगी, वो ग्रोथ वाले स्टेज पे नहीं जा पाएगा और रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा. सो वी हैव to consider this point that we have to satisfy the customers' needs and wants when we are going to reach them. ओके, सो डिमांड एनालिसिस का मीन्स होता है कि हम डिमांड को एनालाइज करते हैं कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और किस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है. लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू अ एग्जाम्पल कि अब जब ये कोरोना आया था तो जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने एनालाइज किया कि अब अगर ये कोरोना है सो मास्क की, सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ने वाली है. सो इस तरीके से हमने डिमांड एनालिसिस कर ली. तो जिन कंपनी ने लाइक टाइम के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया इस प्रोग्रेस को, देन वो प्रॉफिट और सक्सेस के स्टेज पे पहुंच चुके थे. सो डिमांड एनालिसिस इसलिए कंपनी को हेल्प करता है कि अगर वो किसी भी मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहती है और रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाना चाहती है, देन हैव टू एनालाइज द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द कमोडिटी where they are going to reach the customers or target the market. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिमांड एनालिसिस का एक बिजनेस में. सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टू डू डिमांड एनालिसिस इन द बिजनेस. सो फर्स्ट इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द करंट डिमांड इन द मार्केट. ऑब्वियसली हम डिमांड एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में करंट डिमांड क्या चल रही है एंड फ्यूचर डिमांड, व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड. सो नेक्स्ट है फर्म कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट विच शुड बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. सो किसी भी बिजनेस को और फर्म को ये डिमांड एनालिसिस की हेल्प से ये पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट में, कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो भी सेटिस्फाइड नहीं हुए और कौन से प्रोडक्ट है अगर हम उसे मार्केट में लाएंगे तो वो कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एनालिसिस फर्म कैन डिटरमाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट दे कैन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. नेक्स्ट पॉइंट है सेल फोरकास्टिंग. ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एनालिसिस हमारी जो भी सेल होती है वो डिमांड पर डिपेंड करती है. अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी सेल ज़्यादा हुई होगी और सेल ज़्यादा है तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और रेवेन्यू है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कंपनी कमाएगी ही कमाएगी. सो सेल फोरकास्टिंग करने में भी हमें डिमांड एनालिसिस हेल्प करता है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एनालाइज दैट व्हाट विल बी द सेल इन द मार्केट. एंड पॉलिसी फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस. हाँ, अगर हम मार्केट में डिमांड एनालिसिस करते हैं, हमें पता है इस प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा है और अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं तो इस तरीके से हम उसे एनालाइज करके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखकर हम और जो हमारा प्रोडक्ट है और कस्टमर की कैसी डिमांड है, कोई नहीं खरीद रहा है तो हमें प्राइस लो करना चाहिए ताकि हम लोगों की डिमांड बढ़ जाए. तो बहुत सारी प्राइस रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं जो हम फॉलो करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एनालिसिस वी कैन फॉर्मुलेट प्राइस रिलेटेड पॉलिसीज़. नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन. ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिमांड एनालिसिस वी कैन डिसाइड दैट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच वी आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट.
सो अगर हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में जा रहा है बेचने के लिए और उसके सब्स्टिट्यूट्स है और वो कम प्राइस पे अवेलेबल है कस्टमर्स को, ऑब्वियसली तो कस्टमर्स तो लो प्राइस पे जाएंगे। तो हमें क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम या तो थोड़ा सा कम कर लेंगे उसका प्राइस जो मार्केट में है, तो या तो उस रेट से थोड़ा सा कम करके प्राइस को मार्केट में बेचेंगे ताकि कस्टमर्स की जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाए सब्स्टिट्यूट से हमारे प्रोडक्ट पर। सो प्राइस रिलेटेड डिसीजन हेल्प लेने में हमें डिमांड एनालिसिस हेल्प करता है। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट टॉपिक है हाउ टू डिमांड एनालिसिस। अब कैसे डिमांड एनालिसिस को करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है जो एक कंपनी और बिजनेस फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी आइडेंटिफाई द मार्केट वेयर वी आर गोइंग टू टारगेट द कस्टमर्स। सो हेयर फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द मार्केट वेयर वी वांट टू रीच आउट द कस्टमर्स and we identify the customer preferences and tastes and number of customers are there, their income level etc. and after that we choose a market. So किसी भी फर्स्टली हम क्या करते हैं, किसी मार्केट को रीच करना है, वहाँ के कस्टमर्स को हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले मार्केट को ही एनालाइज करते हैं किस किस कस्टमर रहते हैं और कस्टमर्स की टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, कितने कस्टमर हैं और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं, उनके इनकम लेवल क्या है। सो इन सबको एनालाइज करने के बाद हम एक मार्केट को चूज़ करते हैं कि हम इस मार्केट में टारगेट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा प्रोसेस वो होगा पॉइंट एनालाइजिंग द बिजनेस साइकिल। ऑब्वियसली हम बिजनेस साइकिल, किसी भी बिजनेस का और मैनेजमेंट का एक बिजनेस साइकिल होता है कि वो पहले एक स्टैटिक या ग्रोथ स्टेज में होते हैं, देन स्टेबल स्टेज में आ जाते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है वैसे तो, फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज आ जाती है, ग्रोथ स्टेज के बाद वो स्टेबल स्टेज पे होते हैं, आफ्टर दैट डिक्लाइन स्टेज हो जाती है। कोई भी अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हैं तो डिक्लाइन स्टेज तो आनी ही है, ग्रोथ स्टेज पे आनी है, स्टेबल। ये कंपलसरी चीज़ें जो हर एक बिजनेस को फेस करनी ही पड़ती है। तो हम अपने डिमांड एनालिसिस के थ्रू हम बिजनेस साइकिल को एनालाइज करते हैं कि ग्रोथ स्टेज होगी, स्टेबल स्टेज होगी, डिक्लाइन स्टेज होगी, कैसे कैसे हम सारे स्टेज पर कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे। तो वी एनालाइज द बिजनेस साइकिल्स। उसके बाद हम प्रोडक्ट नीच क्या होता है, आफ्टर चूजिंग द मार्केट एंड बिजनेस साइकिल ऑफ प्रोडक्ट कंपनी विल चूज एट दैट स्पॉट वेयर द सम डिमांड्स आर नॉट सेटिस्फाई द कंपनी not satisfy, the company will introduce a new product or modify the existing product and will come into existence in the market with their brand. So product niche means क्या होता है कि अगर हम मार्केट को चूज़ कर लेते हैं, बिजनेस साइकिल भी हमने एनालाइज कर लिया, आफ्टर द कंपनी क्या करती है, उस एरिया को, स्पॉट को या उस पर्टिकुलर मार्केट को या मार्केट के भी जो सब पार्ट है उनमें से एक को लेती है, जिसको चूज़ करने के बाद वो उसकी डिमांड को देखती है कहाँ का उस स्पॉट में या उस सब मार्केट में हमारा लोगों की डिमांड नहीं सेटिस्फाइड है, तो हम उस पार्ट को उठा लेते हैं कि अब कंपनी क्या करती है, उसे सेटिस्फाइड करने के लिए एक न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही मॉडिफाई करके मार्केट में लाती है ताकि उधर पर्टिकुलर स्पॉट के कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और विद देयर ब्रांड। अब इवेल्युएट कंपटीशन। ऑब्वियसली अब डिमांड एनालिसिस तो हमने कर लिया कि मार्केट भी ले ली, प्रोडक्ट को भी देख लिया, बिजनेस साइकिल को भी एनालाइज कर लिया, हमें कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करना है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का डिमांड सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के प्राइसिंग पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके टेस्ट होता है, उनका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। सो हम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट द कॉम्पिटिशन इन मार्केट एंड व्हाट काइंड ऑफ strategies used by the competitors. So at the last of demand analysis process, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे मार्केट में उनको एनालाइज करेगी कि इस टाइप की स्ट्रैटेजीज दे आर फॉलोइंग। सो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जो उनकी बहुत अच्छी है और हमें भी उसे देख कर या उनसे सीख कर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो ये कुछ स्टेप्स हैं डिमांड एनालिसिस के कि कैसे कैसे हम डिमांड एनालिसिस करेंगे
होप आपको समझ में आया हो। इसमें मैंने आपको डिमांड की मीनिंग समझाई, ऑब्जेक्टिव समझाए, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस और डिमांड में हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं। सो होप आप सबको इस डिमांड का छोटा सा ब्रीफ और जो मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट डू अ कमेंट and don't forget to like and subscribe this channel. Thanks for watching this video.